पापा को काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। एक दिन एक औरत आई और बोली, साहब मुझे मेरे पति ने डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया है। पापा ने उस औरत को रख लिया। एक दिन पापा शहर से बाहर गए तो मैंने उस औरत को अपने साथ बेड पर सुला लिया। रात को मैं बेहोश थी, मुझे पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ है। जब सुबह उस औरत ने वीडियो दिखाई तो मेरी रूह कांप गई। वो औरत नहीं बल्कि वो तो एक मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बताना बहुत ही मुश्किल है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे ही बंगले में आधी रात को मेरे साथ वो सब कुछ किया गया जिसका एक इज्जतदार लड़की कभी ख्याल भी नहीं कर सकती। मुझे बेहोश करके मेरी इज्जत से जिस तरह से खेला गया था, मैं खुद को आईने में देखने के लायक भी नहीं थी। बदनामी के डर से मुझे जीते जी मार डाला था और मेरी इस दागदार ज़िंदगी के पीछे जो वजह थी वो शायद इतनी बड़ी नहीं थी जितना ज़्यादा मुझे उसका हिसाब चुकाना पड़ा था। आधी रात को मेरे ही कमरे में मेरी ही नौकर ने मुझे हरास किया और अपने मोबाइल के कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। और जब मैंने अपनी उस नौकर का चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत जिसने खुद को डिवोर्स वाला बताया था वो तो दरअसल कोई और ही निकली थी। पापा को अक्सर काम के सिलसिले में शहर से जाना पड़ता था और वो मुझे इतने बड़े बंगले में अकेला छोड़कर जाते हुए परेशान होते थे। पहले हमारे पास एक काम वाली नौकरानी थी जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वही मेरे साथ रहा करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो इतनी ज़्यादा बीमार थी कि उसके घर में होते हुए भी उसका होना या ना होना बराबर था। वो ज़्यादातर सर्वेंट रूम में ही पड़ी रहती है, लेकिन पापा ने उसे इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि मेरी माँ के मृत्यु के बाद से उसने ही मेरा ख्याल रखा था। मेरी माँ मेरे जन्म के बाद से बहुत बीमार रहने लगी थी और कुछ ही दिन के बाद पापा को पता चला कि मेरी माँ जिगर का मरीज हो गई है। वो ज़्यादा वर्ष अपनी बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। उस दिन के बाद से मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी। फिर हमारी नौकरानी जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी, मेरा इस तरह ख्याल रखा कि मुझे कभी माँ की कमी महसूस ना हुई। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अपने दोस्तों और स्कूल कॉलेज की ज़िंदगी में मगन हो गई, लेकिन मेरा रवैया दूसरी लड़कियों से बहुत अलग था। मैं बहुत छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा जिद जाहिर किया करती थी। शायद इसकी वजह प्यार थी जो मुझे बचपन से ना मिला था और वह मेरी माँ की कमी थी। मैं जब भी अपने दोस्तों को उनकी माँओं का बातें करती देखती तो मेरे दिल में एक ठेस पहुँचती थी। इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और चिड़चिड़ा बना दिया था। और जब से मेरी नौकर माँ बीमार हुई थी, मेरा रवैया और ज़्यादा अजीब हो गया था क्योंकि मुझे पढ़ाई के साथ साथ घर को भी देखना पड़ता था। इसलिए पापा काफ़ी दिनों से एक अच्छी औरत की तलाश में थे जो आकर घर संभाल लेती, क्योंकि मुझे पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती थी और घर का कोई काम तो मुझे आता भी नहीं था। घर में कामकाज के लिए पापा ने एक वक्ती तौर पर नौकरानी रखी हुई थी, लेकिन पापा चाहते थे कि कोई ऐसी औरत भी घर में रखी जाए जो हमारे ही सर्वेंट क्वार्टर में रहे और सारा वक्त घर की देखभाल करे। एक दिन हमारी पुरानी नौकर माँ का बेटा अपनी माँ को लेने चला आया। वो लोग गांव के रहने वाले थे और अपनी बीमार माँ को अपने साथ गांव ले जाना चाहते थे। उसी ने पापा से कहा कि वो एक अच्छी औरत का इंतज़ाम कर देगा जो घर की देखभाल कर लेगी। पापा क्योंकि पुरानी नौकरानी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए उनके बेटे की बात पर भी भरोसा करते हुए उसकी लाई हुई औरत को घर में रखने के लिए राज़ी हो गए। जब वो औरत घर आई
तो उसने दुपट्टे से अपना मुंह पूरी तरह छुपाया हुआ था। उसने बताया कि वो एक गांव वाली है और उसके पति ने उसे डिवोर्स देकर गांव से बाहर निकाल दिया है और उनके गांव में औरतों के चेहरा छुपाने का रिवाज है, इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। पापा को इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भी हमारे घर एक नौकर कुछ समय के लिए काम किया था, वो भी अपना चेहरा ढककर रखती थी। ज़्यादातर जितनी भी औरतें गांव से काम के लिए आती हैं, वह पूरी तरह से खुद को दुपट्टे में लपेट कर रखती हैं, लेकिन हर नौकर से मेरा झगड़ा हो जाता था, इसलिए कोई भी नौकर टिककर हमारे घर काम नहीं करती थी। मैं मिजाज की थोड़ी सख्त थी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत हो जाया करती थी, इसलिए अभी तक पापा ने कितनी ही नौकरों को मेरी वजह से निकाल दिया था और कुछ खुद ही से ही छोड़कर चली गई थी। लेकिन शहर में इतनी अच्छी नौकर मिलना भी एक बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए पापा ने फ़ौरन इस औरत को रख लिया था। उस औरत ने बताया था कि डिवोर्स के बाद वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी और उसे किसी ऐसे घर की तलाश थी जहां उसे पनाह भी मिल जाए। पापा ने उसे पुरानी नौकर के बेटे पे भरोसे से रख लिया और उन्हें बताया कि वो घर का अच्छी तरह ख्याल रखें। कामकाज के लिए तो दोपहर से शाम तक एक और नौकर आया करती थी। उस औरत को पापा ने घर की देखभाल के लिए ही रखा था, क्योंकि पापा ज़्यादातर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाते थे और घर में मेरे अलावा और कोई नहीं होता था। मैं भी आधा दिन यूनिवर्सिटी में गुजार कर आती थी। वो नौकर जिसने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, उसका बेटा उसे वापस गांव ले गया था और उसकी जगह अब सर्वेंट क्वार्टर में उस नई नौकरानी आकांक्षा रहने लगी थी। पापा ने मुझे कह दिया था कि अब तुम इस नई नौकरानी से ज़रा दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये भी काम छोड़कर भाग जाए। पापा कह रहे थे कि वह हर औरत पर भरोसा करके उसे अपने घर में नहीं रख सकते थे। मैंने पापा से कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझे अपनी नई नौकरानी से कोई लेना देना नहीं है। पेपर की वजह से मैं इतना बिजी थी कि मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि मैं घर की नौकर के मुँह लगती। सुबह होते ही ड्राइवर और गार्ड के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती और शाम के करीब करीब घर लौटती। थकान से मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी होती है कि मैं खाना खाती और अपने कमरे में आराम करती। एक दिन बाबा को अचानक ही कारोबार के किसी सिलसिले से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो पापा ने मुझे सुबह ही नाश्ते में बताया कि मैं 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ और घर में नई नौकरानी मौजूद है। तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से अपने इम्तिहान की तैयारी करना। पापा ने मुझे एक बार फिर सख्ती से समझाया कि नौकर के साथ कोई झगड़ा ना करना। पापा को मेरी ज़्यादा फिक्र इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं बचपन से ही पापा के बगैर इस तरह से रहते आई थी। घर के बाहर गार्ड्स और चौकीदार मौजूद होते हैं और घर में पापा की भरोसेमंद नौकर रहती। वो दूसरे शहर के लिए निकल गए और मैं हमेशा की तरह अपने गार्ड और ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली आई थी। शाम को घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही बैठकर पेपर की तैयारी करने लगी थी। खाना भी मैंने दोस्तों के साथ खा लिया था, लेकिन थकान से मेरा बुरा हाल था। घर आते ही अपने कमरे में बंद हो गई। रात के वक्त नौकर ने मेरे कमरे में दूध लाकर रखा और कहने लगी कि आप बहुत थक गई हैं, ना आपके लिए गर्म दूध लाई हूँ, आप इसे पी लें। मैंने दूध पी लिया और नौकर खाली गिलास लेकर वापस चली गई। मेरा जल्दी सोने का इरादा था क्योंकि अगले दिन मेरा पेपर था। मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक ही पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। मुझे अंधेरे से खौफ आता था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नौकर को फ़ोन मिलाया। क्या कोई दिक्कत हो गया है?
जिसकी वजह से हमारे बंगले की लाइट नहीं है। आप फिक्र ना करें, घर के बाहर गार्ड मौजूद हैं और उन्होंने बिजली वालों को भी बुला लिया है। जल्द ही लाइट आ जाएगी। मैंने नौकरानी से कहा कि जब तक लाइट नहीं आती तुम मेरे कमरे में आकर लेट जाओ, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने कमरे के दरवाजे का लॉक खोल दिया और नौकर अंदर आ गई। मैंने उससे कहा कि वह मेरे बिस्तर पे ही सो जाए। उसके आते ही मैं बिस्तर पर लेट गई थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी कि नींद से मेरा बुरा हाल था। थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी खबर न रहा कि कब लाइट आई और कब सुबह हो गई। सुबह जब मैं उठी तो नौकर मेरे ही कमरे में बैठी हुई थी और लाइट आ चुकी थी। मैंने उससे कहा कि तुम अभी तक यहाँ क्यों मौजूद हो, जाओ घर के काम निपटाओ। मेरी बात सुनकर वो नौकर कमरे से बाहर जाने के बजाय अपना मोबाइल उठाकर मेरे पास लाई तो मैंने चौंक कर उसके हाथ से मोबाइल लेकर देखा। एक नौकर के हाथ में इतना अच्छा मोबाइल देखकर मैं हैरान रह गई थी और उसने अचानक ही एक वीडियो चलाकर मेरे आगे कर दिया और यह देखकर मेरी सांस बंद हो गई कि उस वीडियो में मैं बगैर कपड़ों के मौजूद थी। और इतनी ही नहीं बल्कि जो कुछ मेरे साथ किया जा रहा था वो बताने वाली बात नहीं था। मैं डरी सहमी उस नौकरानी की तरफ देखी तो उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया और यह देखकर मेरी चीख निकल गई कि वो कोई औरत नहीं थी। उसका पल्लू हटते ही जो हकीकत मुझ पर शिकार हो गई वह मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा साथ इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। पुराने नौकर के बेटे ने तो हमारे साथ बहुत ही बड़ा खेल रचाया था। वो खुद तो अपनी माँ को साथ ले गया था, लेकिन जाते जाते हमें कहीं चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। आकांक्षा का पल्लू हटते ही जो चेहरा मुझे नज़र आया वो एक लड़के का था और यह चेहरा तो मैं कभी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि ये लड़का मेरे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। पहले के कुछ लम्हे मेरी आंखों के सामने ऐसे घूमे कि मुझे चक्कर आने लगे। मैंने एक नहीं 10 बार अपनी वीडियो को देखा और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान पलट दिया हो। खुद को इस तरह बगैर कपड़ों के और एक अनजान मर्द की बाहों में देखकर मैं जीते जी मर गई थी। आज से 6 महीने पहले ये लड़का राजन, जो आज मेरे सामने नौकरानी के रूप में खड़ा था, उसने यूनिवर्सिटी में मुझे तंग कर रखा था। मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी और लाइब्रेरी थोड़ी सी हटकर खाली पड़ी हुई थी। तब मेरे बराबर में राजन आकर बैठा और मौके का फ़ायदा उठाते हुए राजन ने मेरा हाथ पर हाथ रख दिया। मैंने राजन से इस बात की भरोसा नहीं की थी कि वह इस तरह की भी कोई गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैंने झटके से उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, उसे एक सख्त निगाह से देखा था और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और मुझे उसकी आंखों में अजीब सी ख्वाहिश नज़र आने लगी। क्योंकि लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी और मैं एक कोने में बैठी हुई थी, इसलिए मुझे एक अनजान सा डर महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन ही किताबें समेटी और लाइब्रेरी से निकल गई। राजन ने काफ़ी दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन फिर मेरे गार्ड, जो कि मेरे इंतजार में बाहर ही खड़े थे, उन्हें देखकर वो निकल लिया। राजन ने तो रोज़ का मामूली बना लिया था। वो मुझे जब भी किसी ऐसी जगह देखता जहाँ बच्चे का भीड़ कम हो तो फ़ौरन ही कोई ना कोई ऐसी हरकत कर गुजरता कि मैं परेशान हो जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस तरह रोकूं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, राजन की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। पहले वो सिर्फ मुझे तंग करता था, अब तो मुझ पर प्यार जुमले कहने लगा। पहले तो तन्हाई में वार करता था, अब वो भीड़ में भी मुझे छूने से बाज ना आता। मैंने कई बार उसे सख्ती से मना किया और कहा कि ये सब ना करो,
वरना मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। लेकिन ना जाने वो किस हड्डी का बना हुआ था कि उस पर कोई फर्क ही ना पड़ा। एक दिन जब उसने भरी कैंटीन में मेरा हाथ पकड़ा तो वहाँ मौजूद सारे ही बच्चे बड़ी दिलचस्प निगाहों से हम दोनों को देखने लगे। राजन की वजह से मेरे चरित्र पर भी लोगों की नज़रों में शक हो रहा था और मैं सारे सिलसिले से तंग आ चुकी थी। मैंने अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा राजन को बर्दाश्त किया था। अब जबकि मेरी बर्दाश्त ख़त्म हुई तो मैंने एक उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। राजन को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने भरे फील्ड में यूं उसकी बेइज्जती करूंगी। राजन एक दुबला पतला छोटे से कद का लड़का था जो मेरा एक ही थप्पड़ खाकर मुंह के बल गिर गया और शायद वो इस थप्पड़ के लिए तैयार भी नहीं था, इसलिए संभाल ना सका। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा तो पूरी कैंटीन में एक जोरदार आवाज़ गूंज उठी। सारे ही बच्चे राजन का मजाक उड़ा रहे थे। उसकी सारी आस्की मिनटों में हवा हो गई थी और वो उसी वक्त अपना बैग उठाए वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने राजन को नहीं देखा था और आज जब मुझे उसका चेहरा देखने को मिला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह इस्तेमाल करने के बाद साथ साथ मेरी वीडियोस भी बना चुका था। राजन ने मेरा चेहरा देखा, मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे चेहरे पर सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, इस वीडियो के बाद तुम खुद किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहोगी। राजन सच ही कह रहा था। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही थी और अगर वह इस वीडियो को वायरल कर देता तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहती। राजन खुद ही बताने लगा कि जिस दिन मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था वह उस दिन से बदले की आग में जल रहा था। वो किसी भी तरह मुझसे बदला लेना चाहता था। उसने उस दिन के बाद यूनिवर्सिटी जाना ख़त्म कर दी, क्योंकि वह जानता था कि अब हर रोज़ यूनिवर्सिटी में उसका तमाशा बनेगा। राजन ने मुझसे बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता, लेकिन हर बार मेरे साथ गार्ड्स मौजूद होते और वो चाहते हुए भी कुछ ना कर पाता। मैं कभी भी गार्ड्स और ड्राइवर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसका कोई भी ख्याल उस घर के बाहर कामयाब होना नामुमकिन था और घर में दाखिल होने के लिए उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वह रोज़ाना मेरे घर के बाहर के चक्कर काटता और घर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचता। उसने बताया कि एक दिन वह घर के बाहर थोड़ा दूर हटकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था जब उसने देखा कि एक गांव वाला मेरे बंगले की तरफ ही आ रहा है। राजन ने ना जाने क्यों उसे आवाज़ देकर रोक दिया। उसको लगा कि शायद वो कोई हमारा नौकर होगा, लेकिन उस सीधे साधे गांव वाले ने उसको बताया कि वह अपनी माँ को उस बंगले से वापस अपने गांव ले जाना चाहता है, लेकिन बंगले वाले इतनी आसानी से उसकी माँ को जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत पुरानी नौकरानी है और घर की पूरी देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। राजन को मौका मिल गया था कि जब वह अपना बाहर करता, उसने सीधे साधे गांव वाले को अपने जाल में फंसाया और उससे कहा कि उसकी बहन एक डाइवोर्स दी हुई औरत है और उसे काम की ज़रूरत है। अगर वह अपनी माँ के बदले उसकी बहन को बंगले पर रखवा देगा तो राजन उसका एहसानमंद रहेगा। नौकर माँ का बेटा किसी भी सूरत अपनी माँ को अब वापस ले जाना चाहता था। हर बार उससे मेरे पापा यह कहकर मना कर देते कि अगर उसकी माँ चली जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और हर बार वो बेचारा मजबूरी में अपनी माँ को छोड़ जाता। इसलिए वो राजन की बात मान गया और उसने अपनी माँ को वापस ले जाने के लिए पापा से झूठ कहा कि जिस औरत को वह अपनी माँ की जगह रखवा रहा है वो उसके गांव की औरत है। राजन को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे पापा अक्सर ही शहर से बाहर होते हैं
उसने अपने दुबले पतले होने और छोटे कद का बखूबी फ़ायदा उठाया और गांव वाली औरतों की तरह का ढीला ढाला कपड़ा पहनकर खुद को दुपट्टे में छिपा लिया। भगवान ने औरत की तरह उसकी आवाज़ें भी बनाई थी। उसने हर बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे घर में एक नौकरानी की जगह ले ली। मैं भी पेपर में इस कदर मसरूफ़ थी कि मुझे भी कभी इससे बात करने की फुर्सत न मिली। उसे अपना बदला पूरा करने के लिए ज़्यादा वक्त का इंतज़ार ना करना पड़ा। उसे हमारे घर की देखभाल करते हुए हफ्ता भी न गुजरा था जबकि पापा शहर से बाहर चले गए। उसने दूध में नींद की दवा मिलाकर मुझे पिलाई और साथ ही गार्ड्स को भी शरबत के नाम पर दवा मिलाकर दी। राजन ने मुझसे झूठ कहा था कि गार्ड्स ने बिजली वाले को बुलाया है, जबकि गार्ड्स तो दरअसल बेहोश थे और राजन ने खुद ही घर की मेन लाइट से बिजली बंद कर दी थी। जब मेरे पापा ने उसे नौकरानी के तौर पर रखा था तब उसे ये बात अच्छे से समझा दी थी कि मैं अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए वो ऐसी सूरत में कभी मुझे अकेला न छोड़े। इसलिए राजन को अच्छे से अंदाज़ा था कि अंधेरा होते ही मैं उसे अपने कमरे में बुला लूँगी और अगर मैं ना बुलाती तो वो खुद ही चला आता, क्योंकि मैं तो नशे में थी। और इसने पूरी तरह मेरी नशे का फ़ायदा उठाया हुए ना सिर्फ मेरे साथ ताल्लुक़ बनाया बल्कि एक एक लम्हे की वीडियो भी बनाई और अब वो बड़ी निडरता से मेरे सामने बिस्तर पर बैठा मुझे देख रहा था और मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटूं तो बदन से खून नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रही थी। राजन बदला लेने के लिए इस हद तक गिर गया था कि उसने सारी हदें पार कर दी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक थप्पड़ का बदला इस तरह से भी ले सकता है, जबकि वो थप्पड़ भी उसने अपनी घटिया हरकतों की वजह से ही खाया था। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने राजन से पूछा कि वह मुझसे अब क्या चाहता है, जबकि वह मेरी हद से ज़्यादा मुझे इस्तेमाल कर चुका है। उसने कहा कि वो मेरे साथ हर रात इसी तरह गुजारना चाहता है। राजन की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो जो कुछ भी हुआ वो उसने मुझे धोखा देकर किया, लेकिन अब वो बाकाया मुझे ब्लैकमेल करके मेरी मर्ज़ी से ये सब करना चाहता था। मुझे अचानक ही इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने सोचे समझे बिना पास पड़ा गुलदान उठाकर राजन के सर पर मारा। वो इस लम्हे के लिए तैयार नहीं था। वो गुलदान लगने से उसका सर फटा और वो बेहोश हो गया। मैंने फ़ौरन ही इंटरकॉम की मदद से गार्ड्स को अंदर बुलाया जो होश में आ चुके थे और उनसे कहा कि इस लड़के को बांधकर स्टोर में डाल दें और पापा को फ़ोन करके वापस बुला लिया। जब पापा घर आए तो मैं उनके गले लगकर रो पड़ी और एक एक बात उन्हें बता दिया। पापा को तो यकीन ही ना आया कि उन्होंने एक लड़के को औरत समझकर अपने घर में नौकर कैसे रख लिया। जब पापा ने स्टोर में जाकर देखा तो राजन रस्सियों से बंधा पड़ा था। पापा ने अपने दोस्त को फ़ोन किया जो कि पुलिस के एक बड़े अफसर थे और राजन को उनके हवाले करते हुए धक्के छुपे लफ्ज़ों में सारी बात समझा दी। राजन गरीब घर का आवारा लड़का था जो गलत सोहबतों की वजह से उल्टी सीधी हरकतों में पड़ गया था। राजन को लगा था कि वो मुझे बहुत आसानी से ब्लैकमेल करके सारी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकता है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उस तरह उसे बेहोश करके पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ। पुलिस वालों ने उसकी बनाई हुई वीडियो डिलीट कर दी थी और ये वीडियो वो अपने एक दोस्त को भी सेंड कर चुका था। पुलिस वालों ने उसके दोस्त को भी गिरफ्तार करके वहाँ से भी वीडियो डिलीट कर दी थी। भगवान ने मुझे किसी बड़ी बदनामी से बचा लिया था, लेकिन मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। पापा का दिल बहुत दुखी था क्योंकि उनका मानना था ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने बगैर जान पहचान के एक औरत को अपने घर में रख लिया। पुरानी नौकर के बेटे ने भी झूठ इसलिए कहा था क्योंकि पापा कभी उसकी माँ को वापस
गांव नहीं जाने देते थे। वह पिछले कितने ही सालों से कभी पलटकर गांव नहीं गई थी और अब ज़्यादा बीमारी में भी वो हमारे ही सर्वेंट क्वार्टर में पड़ी थी, क्योंकि पापा मेरे लिए से सिर्फ उन पर भरोसा करते थे। लेकिन जो कुछ पापा ने उनके साथ किया उसकी कीमत पापा को और मुझे चुकानी पड़ी। राजन ने खुद ही गलत कदम उठाया और अपनी गलती को सुधारने के बजाय उसने इंतकाम की आग में जलकर खुद ही एक और बड़ी गलती की, जिसकी वजह से वह अभी तक जेल की सलाखों के पीछे है। कभी कभी मुझे ये सोचकर अफसोस होता है कि जब राजन ने पहली बार ही मेरे साथ गलत व्यवहार अपनाया, मुझे उसी वक्त उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देनी चाहिए थी। ना मैं उसको ज़्यादा मौका देती और ना ही उसकी हिम्मत बढ़ती। सबने ही कहीं ना कहीं कोई गलती की थी और उसी का खामियां सबको भुगतना पड़ा था। धन्यवाद दोस्तों।